अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना फ़रीक़ैन में सुलह, जो बात हो रही थी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लश्कर था वो मुसलसल जो है सरहदी झड़पें वग़ैरह कर रहा था और अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्सर जगह पर तो उनको नाकामी ही हासिल हो रही थी। मिस्र में जो है वो कामयाब हो गए थे कब्ज़ा करने में, ठीक है ना? और उसमें बात ये हो रही थी कि जो है ये जो मुसलसल जो सरहदी झड़पें हो रही थी, उनकी तरफ से अटैक्स हो रहे थे, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बन सकता था कि जिसकी बेसिस पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक और जंग, मतलब जैसे जंग सिफ़ीन हुई थी, तो एक और जंग उस वक़्त जो है छिड़ जाती, ठीक है? लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऑलरेडी बहुत ही अपसेट थे जब जंग सिफ़ीन में इतने ज़्यादा लोग जो है ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए जो है वो दोबारा से उस तरह का कोई नहीं चाह रहे थे कि मामला हो, ठीक है ना? तो इसलिए वो अटैक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो डिफेंस जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो जो है उसकी बेसिस पे वो अक्सर जो हज़रत मुआविया के अटैक्स थे उनको नाकाम कर रहे थे सरहदों पे, ठीक है ना? सिवाय इसके कि मिस्र जो है वो बिल्कुल उस पे उनका कब्ज़ा नहीं हो सका, वो मतलब वो लूज़ कर गए थे हज़रत अली अपना अंडर मतलब अपने खिलाफत के अंडर से, ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि और बहुत क्लियर हो रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अब एक अलग हुकूमत, एक अलग रियासत एक बन जाएगी जो हज़रत मुआविया के अंडर होगी, और बाकी जो हज़रत अली के अंडर जो एरियाज़ हैं वो उनके अंडर रहेंगे। तो ये चीज़ें इन इन चीज़ों की तरफ जा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। लेकिन जो उनके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी थे, वो जो है इस बात को वो मतलब ये पसंद नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मतलब कि उनसे बदला लिया जाए, उन पर अटैक किया जाए। लेकिन फिर हज़रत अली उनको समझे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, कबीले के लोग बहुत सारे मारे गए थे ना उसके अंदर जंग सिफ़ीन में। तो लेकिन फिर हज़रत अली जो है उनके ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे, उनको कन्विंस कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि जो है जंग इस मसले का हल नहीं है, जंग से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है ना लास्ट, इसमें मुझे लग रहा है एक इम्पोर्टेंट लाइन थी जो हम लोगों ने मिस कर गए। आप लोग देखिएगा ज़रा, मैं उसको पढ़ती हूँ, ठीक है? देखिए, हज़रत अली जो अपने साथियों से ये वाली बात कर रहे थे कि मुआविया की हुक्मरानी को नागवार मत समझो। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मुआविया तुमसे रुखसत हो गए, तो तुम लोगों के सरों को हंज़ल के फलों की तरह कंधों से कट-कट कर गिरता देखोगे। ठीक है ना? मतलब इतना अच्छा उन्होंने सँभाला हुआ था शाम के एरिया को। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उधर से रोमन एम्पायर वग़ैरह का भी खतरा था कि वो अटैक करेंगे, तो जो अगर हज़रत मुआविया को लूज़ कर गए, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा ना मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। ठीक है? तो अच्छा, उसके आगे मैं बताती हूँ कौन-सी लाइन की मैं बात कर रही हूँ, इसी पैराग्राफ में आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बयान सरसरी नहीं, बल्कि हालात पर उनकी वसी निगाह और अवाक़िब बीनी का मज़हर था। वो जान चुके थे कि शाम में कबायली ताज्जुब उभरने के बावजूद वहाँ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मनाक़िब और ख़साइल के लिहाज से सबसे मुअतदिल शख़्सियत हैं, और उनके बाद कोई शामी सियासतदान उन जैसी रवादारी और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा नहीं कर सकेगा। अब देखिए, एक तो ये वाली लाइन है कि शाम में कबायली ताज्जुब उभरने के बावजूद। तो ये एग्ज़ैक्टली किस तरफ इशारा हो रहा है कि शाम वाले तो मुत्तहिद थे ना आपस में। उनमें कबायली ताज्जुब समझ आ रहा है आप लोग को एग्ज़ैक्टली किसकी किसकी बात हो रही है? जी, किरण बताइएगा। हाँ, बेसिकली हुआ ये था कि जो कबायली ताज्जुब इन अ सेंस कि बनु उमय्या के अलावा वो किसी और को एज़ अ हाकिम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। यानी एक फ़ेवरेटिज़्म का मामला और बायस्ड एटीट्यूड स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़सास से ये मामला शुरू हुआ था। एंड देन वो यही लोग जो है ये सारे उठे थे उनके क़सास के लिए, और ज़ाहिर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु उमय्या के ही थे, से ही ताल्लुक़ रखते थे। तो वही बात है कि बनु उमय्या के अलावा किसी और को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस्मानियत का जज़्बा जब इब्ने सबा वहाँ पर गया था फितनागिरी करने के लिए, तो उसके बाद फिर एक उस्मानियत का जज़्बा पैदा कर चुका था लोगों के अंदर। यानी हज़रत उस्मान के खिलाफ तो नहीं कर पाया था, लेकिन उनकी मोहब्बत में इतना शिद्दत पसंदी पैदा हो चुकी थी कि लोग अब मतलब इस स्टेज पे पहुँच गए, इतनी जंगें और झड़पें होने के बाद अब किसी सूरत भी बनु उमय्या के अलावा किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर चली गई थी। यही भी वजह बनी थी, ये आगे हम पढ़ेंगे कि यज़ीद की जो वली अहदी थी उसके बैकग्राउंड में हज़रत अमीर माविया का क्या मौक़िफ़ था। अच्छा, ओके, सही। और किसी ने कोई बात यहाँ पे करनी है? कोई शाम में कबायली ताज्जुब से रिलेटेड? कि उसके बावजूद मतलब उनसे बेटर कोई नहीं था हज़रत मुआविया, मतलब क्योंकि शाम एक था भी बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से एरिया था ना, ज्योग्राफिकली भी और जैसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे लिहाज से ना, तो वहाँ पे किसी ऐसी शख्सियत का होना ज़रूरी भी था ना, उनके अलावा कोई उस एरिया को सँभाल नहीं सकता था, ये वाली बात हो रही है।
अच्छा उसके बाद जो है ना मैं बताती हूँ किस लाइन पे मैं आ रही हूँ, लिहाज़ा उनके बाद खाना जंगी में शिद्दत आ सकती थी, ठीक है ना? खाना जंगी मतलब वही ना जो आपस में जो लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं लोगों में। है ना? इसी को कहते हाँ हैं ना जी, खाना सिविल जंगी? वॉर जो होती है, बिल्कुल। हाँ, तो वो शाम में बहुत ज़्यादा हो सकती थी, अगर हज़रत मुआविया वहाँ पे नहीं मतलब सँभाल रहे होते ना चीज़ों को। एक बात तो ये, ठीक है? अब देखें दूसरी बात क्या कह रही हूँ, ये वाली लाइन थी वो जो मैं कह रही हूँ। वो ये भी महसूस कर चुके थे यानी हज़रत अली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी महसूस कर चुके थे कि अहले इराक के तबई तिबई क्या कैसे पढ़ते हैं इस वर्ड को? त्वा आइन या, तबई कहते हैं शायद ना? कि तबई, हुँ, हाँ? क्या? तिब्बई। तिबई अच्छा ओके। तबई, तबई, तबई कहते हैं, तबई, तबई। वही कहते हैं, ओके, ओके, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी महसूस कर चुके थे कि अहले इराक के तबई इंतशार और इफ्तिराक के मुकाबले में, ठीक है? अहले इराक के तबई इंतशार और इफ्तिराक के मुकाबले में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले शाम को जिस तरह मुनज़्ज़म रखा था रखा हुआ है, उसका नतीजा अमूमन सियासी गलबे की शक्ल में ही निकलता है। ये वाली जो लाइन थी ना कि मतलब जैसे इराक में तो एक वो मसले-मसाइल बढ़ गए थे ना और स्पेशली ख़वारिज के बाद। तो मतलब ख़वारिज की जब एक जमात एक तरह से बन गई थी, तो वो इराक में ही आपस में फड्डेबाज़ियाँ सब में शुरू हो गई थी। लेकिन शाम वाले ना फिर एक मुत्तहिद मतलब वो मुत्तहिद हुए हुए थे आपस में और जिस तरह उनको मुनज़्ज़म करके रखा हुआ था हज़रत मुआविया ने, फिर उस तरह के हालात अहले इराक में नहीं थे। तो मतलब ये एक बड़ी कामयाबी थी ना उनकी हज़रत मुआविया के शाम वालों को उन्होंने एक झंडे तले जिसे हम कहेंगे कर रखा था कि उन सबका एक ही मौक़िफ़ था, सब आपस में मिले हुए थे। उस तरह नहीं हो रहा था जो अहले इराक में एक हो रहा था ना कि आपस में बँट गए थे लोग एक तरह से, है ना? तो ये इनकी हज़रत मुआविया की जो जी, क्वालिटी है, ये यहाँ जी पर आई हाँ, है ना कि फ़रीन। हाँ? जी हाँ, फ़रीन, यही बात है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हिकमत अमली से, अपने किरदार और उससे अहले शाम में इतना ज़्यादा अच्छे तरह से रूल किया हुआ था कि उनके जो मुख़ालफ़िन भी थे, वो दब के रहते थे उनसे। तो वो अपनी हुँ। मतलब सर नहीं उठा सकते थे। तो ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात अच्छी तरह पता थी कि जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ का, अगर हमने वो छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो जाएगा। इस बात को वो अच्छी तरह से दिल में समझ रहे थे, कि बहुत अच्छी तरह वो रूल कर रहे हैं, तो हज़रत मुआविया के वो फ़ेवर में दिल से थे कि वो हुँ। वहाँ पे रूल करें, मैं इधर रूल करूँ, वो उधर रूल करे। सही है ना, तो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उसमें कोई उनको डाउट हाँ, नहीं था। पीछे लिखा भी आ रहा है ना कि वो बिल्कुल, उनके ईमान और इख़लास जो ऊपर पहली लाइन है इस पैराग्राफ की, ईमान और इख़लास, किरदार और सीरत और उनकी कायदाना सलाहियतों के बारे में कोई शक व बेशक, शुबा नहीं था हज़रत अली को ना। लेकिन ज़ाहिर है हज़रत अली यही चाह रहे बेशक। थे कि ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन उनको खलीफा तो तस्लीम करें हज़रत अली को ना। यहाँ पे इज्तिहादी खता हुई थी ना, जो बात हो रही है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हुँ, अन्हु से कि उन्होंने उनको हुँ, खिलाफत की बैत भी कर लेते, बाकी यहाँ पे वो अपना रूल उनका कायम रहता। शाम के ऊपर हुँ। जैसे वो चीज़ों को चला रहे थे, है ना? और जो मेन हाँ जी, रूलर ऑफ द उम्मत असल जिसे में कहेंगे उनके असल में उनके अंडर के जो लोग होते हैं ना, हुँ, वो कभी-कभार इतना ज़्यादा चढ़ाते हैं इंसान को कि वो ज़रा डगमगा जाता है कभी कहीं। लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कम तो नहीं हो जाएँगी ना, वो क्वालिटीज़ तो उनकी थी जिसकी वज़ह से वो हुँ, रूल कर रहे थे उस एरिया को। और इतना हुँ, बड़ा एरिया है ये शाम और इराक का उन सब का कि इसको पूरे पेनिनसुला को इकट्ठा नहीं कोई एक आदमी कर सकता था रूल। इस तरीके से बढ़ती जा रही थी ना हुकूमत पूरे दुनिया में। तो इस तरीक़े हुँ। से उन्होंने कहा वो उधर ही रूल करे, मैं इधर ही रूल करूँ। लेकिन इकट्ठा करने की बात तो हम लोग क्या है क्योंकि हज़रत उमर के दौर में भी तो आधी दुनिया पे था, खलीफा तो वो एक ही थे ना, तो वो तो नहीं, चीज़ें अ, असल में ये शाम उससे ज़्यादा फैल गया था। एटीट्यूड है। उस जी। अ, शाम के लोगों का जो एटीट्यूड है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो उनमें जो अपनी खुदसरी और एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि अपने आप को बहुत आला दर्जे के लोग और नोबेल क्या कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऊँची हुँ, शान वाले कहते थे, अपने आप को मानते भी थे, इनमें तकब्बुर था। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइप के लोग थे और इनको हैंडल करना वाज़ क्वाइट टफ। तो हुँ, हुँ, हज़रत हुँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी अगर हम वाक़या याद करें तो अबू लुलू वही था ना हुँ, मतलब शाम के ही मतलब जब फ़तह हुआ उसके बाद गुलामी में आया देन मतलब उसने लेकिन आके अपना कारनामा सरअंजाम दिया और पीछे बैकग्राउंड में वो लोग पकड़े ही नहीं गए क्योंकि उसने अपने आप को खंजर मार के कत्ल कर लिया मतलब वहीं खुदकुशी कर ली कि मेरे जो पीछे जो बैक है जो मुझे सपोर्ट है उनके नाम ना
वाज़े हो जाएँ। तो पूरी अच्छा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे और शाम के लोगों का जो एप्टीट्यूड है, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। इनके ऊपर हुँ, मतलब हुक्मरानी करना कभी भी आसान नहीं रहा। इवन कि इन्होंने तो अपने कुसरा की जब शहज़ादी को बिठा दिया था, तो उसे भी हटाकर उसको दूसरे को ले आए थे। तो ये तो एक्सेप्ट करना भी और बहुत ज़्यादा ये डेमोक्रेसी यानी थी तो ऑटोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी वे में ये लोग अपनी हुकूमतों को चलाया करते थे, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कुसरा हुँ, की। हुँ, तो उसपे अगर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इनको हैंडल किया हुआ था, बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया हुआ था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अंडरस्टैंड कर रहे थे। और फिर थ्रेट्स हुँ, बहुत ज़्यादा थी, रोमन एम्पायर से तो जंगें पूरी थ्रू आउट रही हैं हज़रत अमीर माविया की। तो मतलब बॉर्डर्स जुड़े हुए थे, बहुत मतलब वहाँ पे जंगें थी। हाँ जी। एक और सही। बात मैं ऐड करूँगी कि जो ये सारे सीरिया वगैरह के जो लोग थे, वो एक्चुअली रोमन डिसेंडेंट्स थे और जो इराक और यहाँ के थे, वो पर्शियन डिसेंडेंट्स थे। तो इनकी आपस में सदियों से इनकी एक लड़ाई या टिशनबाज़ी हमेशा से थी, रोमन्स और पर्शियन की, इवन इस्लाम के आने से पहले भी। तो हुँ, वो समझ लें, वो जो अंदर का उनका बोझ था ना, जो नए मुसलमान हुए थे, वो उस जगह पे ही था। वो उनको एक जनरली हेट्रेड थी आपस में, इस वज़ह से वो एक पार्टीबाज़ी भी हो गई थी। दूसरा कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का दौर था, तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी थी, जिसकी वज़ह से उन्होंने जो रूलर्स जो वो चेंज करते रहते थे हर थोड़े दिन देर बाद, तो वो एक जो यही बात थी कि वो रूलर की वो नहीं बनती थी इस तरह से एक हुँ, जैसे ना जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में जो एक मतलब यही हुआ था ना कि अमीर मुआविया के अंडर वो एक पार्टीबाज़ी हो गई थी उस तरह से। तो हज़रत उमर के ज़माने में वो नहीं थी, इसलिए इट वाज़ ईज़ियर कि वो एक ही रूलर रूल करे। लेकिन अब चूँकि हुँ, पार्टीबाज़ी हो चुकी थी और इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, तो हज़रत अली ने उस सिचुएशन को देखते हुए यही मसलहत ज़्यादा बेहतर समझी कि इन दोनों जगहों को अलग-अलग रूलर्स ही दे दिए जाएँ, ताकि वो हुँ, एटलीस्ट जनरल पीस एंड काम जो है वो सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहे। हुँ। आप डिसेंडेंट्स की कौन-सी बात करी थी फ़ाइज़ा? कौन कहाँ के थे वो ज़रा दोबारा बताइएगा? ये जो सीरियंस और पैलेस्टीनियंस ये सब थे ना, ये रोमन डिसेंडेंट्स थे सारे अच्छा, अच्छा और और दूसरा जो किसका था बताइए? वो पर्शियन डिसेंडेंट्स थे। कौन? पर्शियन अबू लुलु तो ईरानी अबुल था भी ना, वो पर्शियन था तो ना, वो भी पर्शियन था। हाँ, वो हुँ, पर्शियन हाँ, था। वो और पर्शियन उसने था। जाके हज़रत उमर को जब कत्ल किया था, तो वो तो मतलब ईरानी हुआ ना, वो तो शाम और इधर से तो नहीं हुआ, वो तो ईरानी है। वो ईरानी और हुआ, हाँ। उसकी तो कब्र को ईरान में भी शिया लोग सब जाके वहाँ पे बहुत दुआ वो करते हैं और बहुत तारीफ़ें हुँ, करते हैं, हज़रत उमर हुँ, रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया था, इसलिए। राइट, राइट, राइट। सही, सही। और किसी ने कोई बात यहाँ पे करनी है? ठीक है, तो इसलिए जो हज़रत मुआविया ने अहले शाम को इस तरह सँभाला हुआ था, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी ना। तो अच्छा फिर इन तमाम पहलुओं को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने रखते हुए अपने मसाहिबीन का ये ज़हन बनाना चाहते थे कि अगर कभी ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाए, तो अहले इराक उसे अपनी अना का मसला ना बनाएँ और एक काबिल आदमी को हुक्मरान मानकर हालात से समझौता कर लें। अच्छा, चैट में किसी ने कुछ लिखा है? अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है। अच्छा फिर मजलिस तहकीम की बात हो रही कि वहाँ वो तो बेनतीजा हुई थी ना, तो उसके बाद मुस्तकिल तौर पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शाम के हुक्मरान बन गए थे, ठीक है? तो एक अलग रियासत हुकूमत के तौर पर शाम की जो है आइडेंटिफ़िकेशन होना शुरू हो गई थी एक तरह से उस वक़्त, सही है ना? अच्छा फिर क्या बात हुई थी कि अच्छा फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जो लोग थे उनका मतलब इस तरफ यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़हान और राय आमा को किसी ऐसे मुआहदे के लिए हमवार करते रहे, जो दोनों रियासतों के लिए मुस्तकिल अमन का ज़ामिन होता है। जो लोग शाम पर हमला करने के लिए इसरार कर रहे थे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी राय को मुस्तरद करके ख़वारिज के सद्दे-बाब को ज़रूरी करार देते थे। आप फरमाते थे, "क्या तुम मुआविया और अहले शाम की तरफ पेशकदमी करोगे और उन दुश्मनों को अपने अहलो-अयाल और मालो-दौलत पर मुसल्लत छोड़ जाओगे?" ये पढ़ चुके हैं हम। सरहदों के एहतराम का मुआहिदा सही है। अगरचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस नरमी और तहम्मुल के जवाब में अहले शाम की तरफ से मुसलसल सरहदी जारहियत का इर्तिकाब होता रहा,
हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका के आखिरी साल सन 40 हिजरी में बुसर बिन इर्ताद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में शामी लश्कर ने हिजाज से गुजरकर यमन तक यलगार की, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ अपने इलाके के दिफा और शामी लश्कर को पसपा करने पर इक्तफा किया। उसके कुछ दिनों बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दर्ज-झेल मुरासला आन पहुंचा। अम्मा बाद, अगर आप पसंद करें तो इराक आपके पास रहे और शाम मेरे पास, ताकि उम्मत के दरमियान तलवार चलना बंद हो जाए और मुसलमानों का खून ना बहे। मुद्दा ये था कि फरीकैन एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत ना करें, जिसके पास जो इलाका है वो उसी के पास रहे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफीन के बाद इसी हिकमत अमली पर कारबंद थे और तब से अब तक उन्होंने एक बार भी शामी सरहद पर कोई फौज नहीं भेजी थी। सही ना, सब पढ़ ही चुके थे। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तदबीर को अपनाने पर आमादगी ज़ाहिर की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे बखुशी कबूल कर लिया। यूं सरहदों के एहतराम का मुआहिदा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इलाके के महसूलात वसूल करके अपने मुल्क पर और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पैदावार से अपने मुल्क पर खर्च करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के आखिरी महीनों में दोनों तरफ अमन व अमान रहा। हज़रत अली की शहादत तक फरीकैन में दोबारा कोई झड़प ना हुई। अमीरुल मोमिनीन और अमीर शाम, इस दौर में शाम के सबसे उस दौर में शाम के सबसे बड़े आलिम हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज सनोकी रहमतुल्लाह अलैह इराक और शाम की इन दो मुतवाज़ी इस्लामी हुकूमतों के माबैन ताल्लुकात की नौइयत को मुख्तसर अल्फाज में यूं बयान करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इराक में अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था और हज़रत मुआविया को शाम में सिर्फ अमीर। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई, तब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया। अच्छा, कैसर रोम की धमकी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह थे, मगर उम्मत की खैरख्वाही और दिफा को दोनों हर चीज़ पर तरजीह देते थे और इस मौक़िफ़ पर दोनों हज़रात मुत्तफ़िक़ थे। इस सिलसिले में सुलह से पहले का ये वाक़या काबिल गौर है कि कैसर रोम आलम इस्लाम पर हमले के लिए मौके की तलाश में था। जब उसने देखा कि इस्लामी रियासत 2 टुकड़ों में बँट चुकी है, तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम की सरहदों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो उससे एक धमकी आमेज़ मुरासला लिखा, जिसमें तहरीर था। अच्छा, हज़रत मुआविया ने उसको लिखा कैसर रोम को, ए मलऊन, अगर तू वापस ना लौटा तो अल्लाह की कसम मैं और मेरा चचाजाद भाई अली तेरे खिलाफ मुत्तहिद होकर बरसरे पैकार होंगे। हम तुझे तेरी तमाम सल्तनत अ, से भी निकाल बाहर करेंगे और जमीन की वसअतों को तुझ पर तंग करके दम लेंगे। ठीक है ना? तो इवन दो अलग रियासतें बनने जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उम्मत की जो खैर ख्वाही थी और उम्मत का दिफा था, उसको टॉप पर रखते थे हज़रत अली भी, हज़रत मुआविया भी। तो इसलिए अब जो उसको एक था, वो जो समझ रहा था कि अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये लोग अब डिवाइड हो चुके हैं, तो अब तो और आसान है इनके ऊपर हमला करके इस एरिया को भी अपने अंडर लेना। तो उसने जो है ये कोशिश की थी, लश्कर तैयार कर रहा था, लेकिन फिर हज़रत मुआविया ने उसको जवाब दिया कि मतलब कि वो मिल के हज़रत अली और हज़रत मुआविया उसका मुकाबला करेंगे। तो इस पर जो है वो बैक आउट कर गया था ना मेरे ख्याल से। अच्छा, शाही रूम ये खत पढ़कर काम अच्छा, यहाँ से हम नई रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। शाही रूम ये खत पढ़कर कांप गया। वो समझ गया कि मुसलमान कायदीन दर हकीकत अगयार के मुकाबले में अब भी सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। चुनांचे वो फौरन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलह का पैगाम देकर अपने लाओ लश्कर समेत वापस हो गया। ठीक है ना? तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं हुई, तो जब उसने हज़रत मुआविया का इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देखा, तो वो डर के मारे वो वापस ही अपना लश्कर लेकर चला गया। सही है? अच्छा, इस्लामी सियासत के एक अहम उसूल की बुनियाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुसालहाना पॉलिसी पर कायम रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुबारक फ़क़ीहाना फ़ैसला बाद में आलम इस्लाम की दीगर खिलाफतों के लिए ये गुंजाइश पैदा कर गया कि अगर किसी इलाके का कोई मुस्लिम हाकिम अरबाब खिलाफत से
इख्तिलाफ राय की बिना पर अलग होकर खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ले तो खलीफा पर ये वाजिब नहीं कि वो उससे बहर सूरत जंग करे। अगर मुसलमानों की मसलहत इसमें हो कि उसकी खुद मुख्ताराना हैसियत को एक ज़मीनी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया जाए और अदम तारुज़ की पॉलिसी अपनाई जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। चलिए शाबाश, अभी कौन एक्सप्लेन करेगा ये पैराग्राफ? मतलब इसमें इस क्या बात हुई? जी, जी बताइए। मतलब कोशिश नहीं करती है ना कि अगर कोई और अगर कोई एक्सेप्ट ना करे और कोई झड़पें होती हैं, जो कि हमने बाद में देखा भी कि सेम टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम एम्पायर्स जगह जगह मौजूद थे, तो वो एक गुंजाइश निकालती थी, यानी कि एक खलीफा को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो अदल इंसाफ के साथ और शरीयत के मुताबिक अपनी हुकूमत लेके चलता है, तो उसकी गुंजाइश निकलती है, उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है। मतलब उनसे जंग नहीं की करीम जाएगी, है ना, जैसे पहले हो करीम ये जाता था। दिखा रहे हैं ना हजरत अली का और हजरत माविया का, ये जो पॉलिसीज थी जिस बेसिस पे वो रूल कर रहे थे, और जिस तरह की अगर दुश्मन हम पे अटैक करेगा तो विल बी यूनाइटेड टुगेदर, ताकि हमें कोई हरा नहीं सके, और बकिया हम लोग अपने अपने एरियाज का टैक्स लेंगे, अपना अपना हुकूमत आराम से चलाएंगे, आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं ना कि बाद वालों के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी बना के एग्जाम्पल बन गया कि रोल मॉडल की हम इसको फॉलो करें आइंदा, यही लिखा है ना। आई थिंक ये पॉइंट एक भी है कि अब जो मुस्लिम रियासत है ना वो बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत वास्ट हो चुकी है। तो अब जो एक बंदा जी। जो अमीरुल मोमिनीन बनेगा तो उसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस तरह से नहीं पता हो, वो उस बंदे को जानते ही ना हो। आजकल तो खैर टीवी मीडिया पे हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उस जमाने में तो आपने ना उस बंदे की शक्ल देखी है ना उसको देखा है कि वो कैसा है, तो लोग कैसे उसके बारे में एक राय कायम कर सकेंगे। जबकि आपके ऐसा। अपने इलाके का जो बंदा होता है आप उसको जानते हैं, उसके उसके बारे में आपने ज्यादा कन्वीनियंटली सुना होता है। तो इस वजह से वो हो जाता है कि हो सकता है कि लोग एक बंदे पे ट्रस्ट ना करें, अगर मल्टीपल लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और वो बंदा इस्लामी कानून के हिसाब से चला रहा है तो फिर एक अलग उसको एक पोर्शन दिया जा सकता है। ये आई थिंक इसमें है। अच्छा, मुझे सिर्फ पता है सच्ची क्या देखो लगता है। हाँ, करीम, जी, जी, जी। एक एक लाइन को देखो ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर तक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मसालिहाना पॉलिसी पर कायम रहे, है ना, ये दिखाए कि वो मसलहत से कायम रहे। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मुबारक फकीहाना फैसला, यानी फकी के तौर पे जो उन्होंने ये फैसला किया अकल रखते हुए, कि फैसला बाद में आलम इस्लाम की दीगर खिलाफतों के लिए ये गुंजाइश पैदा कर गया कि अगर किसी इलाके का कोई भी मुस्लिम हाकिम अरबाब खिलाफत से इख्तिलाफ राय रखता भी हो, फिर भी उसकी बिना पर एक अलग खुद मुख्तार हुकूमत को कायम कर सकता है, तो खलीफा पर ये वाजिब नहीं होगा कि वो उससे हर हाल में जंग करे। यानी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई हुकूमत कायम करके अपनी वहां पे जमा कर रहा है टैक्स और अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली चला रहा है, तो खलीफा पे ये वाजिब नहीं है कि उसे जंग करके अपने अंडर में लाए। ये बात इन लोगों ने ये एक प्रूफ अपना करके दिखा दिया मॉडल। अब अगर मुसलमानों की मसलहत इसमें हो कि उसकी खुद मुख्ताराना हैसियत को एक जमीनी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया जाए, और मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप एरिया को चला सकते हैं, और अदम तारुज की पॉलिसी अपनाई जाए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। समझ रही हो? मैं समझ रही हूँ। जब मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है। अच्छा देखिए, पहले पहले किरण, आपने रेज हाँ, हैंड किया हुआ है ना, किरण का देख लेते हैं क्या कह रही है, फिर मैं कहती हूँ मेरे जहन में क्या चीज आ रही है। जी। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर शरीयत के मुताबिक हुकूमत है तो, क्योंकि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए भी इसी वजह से हजरत अली ने उनकी रियासत को एक्सेप्ट किया था कि वो अदल और इंसाफ और शरीयत के मुताबिक है हुकूमत। अगर हम्म। उसमें कोई मतलब होता किरण ऑफ डाउट कोर्स होता। यहाँ कोई काफिर की जी। बात तो नहीं हो रही है ना, बात नहीं, तो यही आगे हो रही है जैसे कि कि सादे आगे मुसलमान। आने वाले वक्तों में बेसिकली हमारे यहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई वो ये हुई कि दो रियासत बन सकती हैं, लेकिन दो रियासत की कंडीशंस को लोग भूल गए। आप ये देखिए ना कि कितना कुछ हुआ बाद में। दो रियासतें, तीन रियासतें, चार रियासतें मौजूद थी मुसलमानों की जगह जगह, लेकिन उनमें बिगाड़ था।
यानी एक एक आप कह सकते हैं ना कि बाउंड्रीज खुल गई और हर किसी ने अपने रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दिए और रूल्स बना लिए, लॉज बना लिए। उसमें शरीयत कहीं खो गई, जिसका खमियाजा आज के लोग भुगत रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अगर पिछली हुकूमतें जो गुजरी हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक गुजार रहे होते वक्त को, जिंदगी को, तो किसी की भी जरूरत नहीं होती कि हमारी सोसाइटी में हमारे मुआशरे को बिगाड़ सके। यानी इतने स्ट्रॉन्ग कानून रहे हैं इस्लाम के, तो उनमें बिगाड़ जो आया वो इसी वजह से आया। असल लोगों में ने ये तो इस्लामी कर लिया असल कि में खलीफा इस्लामी की शरीयत अभी हुकूमत। तक रही जी, नहीं, कोई भी नहीं रही। अभी आप नहीं देख तो लें वो किसी दौर बिगाड़ में इसी वजह पूरे से आया दुनिया में। ना, यही कहना चाह रही हूँ कि बेसिकली लोगों ने इस पॉइंट को तो पकड़ लिया कि जी दो रियासतें एक साथ हो सकती हैं सेम टाइम पे, क्योंकि वी हैव दिस एग्जांपल कि हजरत अली और हजरत माविया की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, तो जी ये हो सकती है। लेकिन जो हम्म उसके उसूल थे वो खो गए। यही सब मुझे भी लग रहा है। अच्छा देखें, जो बात हो रही है ना, जैसे फ़ायज़ा भी आप कह रही थी ना कि जैसे इतना बड़ा एरिया, मतलब खलीफ़ा को हम रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर सकते, पता नहीं मतलब किस इलाके में हो, फिर लोग एक-दूसरे को नहीं जानते। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हज़रत उमर के दौर में भी तो इतनी बड़ी एक्सपेंशन थी ना, तब भी तो एक ही खलीफ़ा थे ना। तो वहाँ पे हज़रत उमर का होल्ड या तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मतलब ये वाली असल चीज़ें। बात हज़रत उमर, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हज़रत उमर जो है ना, वो तो कुछ और ही चीज़ थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनकी एक पावर, पता है उनसे तो शैतान भी रास्ता पलट जाता था। तो फिर हर आदमी डरता था उनसे, हुँ, खौफ था। जी, हुँ। हजरत उनको उमर की उनको आइडिया पर्सनैलिटी था में आई ने थिंक वो एक हज़रत इस उमर के पास इसके एक वो थी क्वालिटी थी कि वो इतनी बड़ी रियासत को चला रहे थे। उनकी पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी थी। हुँ, उसके बाद उस तरह की इसकी एक पॉलिसीज़ कोई बहुत बना बड़ी नहीं सका। मिसाल आप लोगों को याद होगी कि जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा था ना, तो उसने पूरे एरिया में, अरब एरिया में एकदम अपना एक खौफ और अपना एक वो इतना ज्यादा बावर किया हुआ था कि जिसकी वजह से ये सारे इतने जो फितने बाद में उठे हैं ना, उसको मरवा के अमेरिकन जब मरवा लिया, तो देखा कि उसे उन्हें पता था कि वो शिया सुन्नी सब में बैलेंस करके किस तरह उसने हुकूमत की हुई थी कि ना अरब में ना किसी में कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। जब उसको मरवा लिया तो फिर सब कुछ हो रहा है। अच्छा। देखिए अच्छा इम्पोर्टेंट और पॉइंट ये है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का कि उसमें सहाबा कराम तादाद में मौजूद थे। इस दौर में सहाबा कराम इतने मौजूद नहीं है, वरना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु माजूल करने में भी वक्त नहीं लगाते थे अगर किसी की कोई कोताही देखते थे, बहुत स्ट्रिक्ट वे में चलते थे। हजरत हुँ, खालिद बिन वलीद हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उन्हें माजूल कर दिया था हजरत उमर ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनों को नवाजना शुरू कर दिया था। तो इस चीज पे उन्होंने फौरन माजूल कर दिया था, जिस पे उनके कुछ इख्तलाफात रहे, लेकिन आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद के अपने वर्ड्स हैं जिनकी मफहूम ये है कि जी मैं उमर से राजी हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं गलती पर था। तो उमर ने सही किया और मैं उनके हवाले अपने वेपन्स और अपना घोड़ा और अपनी बेटी देता हूँ। हुँ। अच्छा, और जो हज़रत उमर के दौर और हज़रत अली के दौर में जैसे बीच में हज़रत उस्मान का दौर आया ना, जो उलमा बयान करते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें हो गई थी मिसहैंडल ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि वो जो उनका नरमी का पहलू था और कुछ इस तरह की चीज़ें थी ना, जिसकी वज़ह से चीज़ें थोड़ा-सा फिर हज़रत उमर के दौर से फिर हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हज़रत उस्मान के दौर में थोड़ा-सा इस तरह के मसले-मसाइल होना स्टार्ट हो गए थे, जो कि शिद्दत पकड़ गए ना, फिर आगे अच्छा, जाके। तो हज़रत हज़रत उस्मान अली। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो उन्होंने उनके ऊपर नवाज़ने का इल्ज़ाम लगता है, तो वो भी हमें तारीख़ की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास वाज़ेह हो जाता है। उन्होंने हर चीज़ के दलाइल देकर अपने आप को क्लियर किया था। यानी वो उस मुकदमे से मुबर्रा हुए थे। एक ओपन जो कोर्ट लगता है पब्लिक के साथ, उसमें बाकायदा बैठकर, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी कहा था कि पहले तुमने उन पे इल्ज़ाम लगाया, फिर इल्ज़ाम से जब वो बरी हो गए, तो उन्हें कत्ल कर दिया। ये इब्न खुल्दून को कोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें थी ना, जैसे देखिए हज़रत उस्मान का जो वो वाला था ना, वो जो काबे के पर्दे वाला जो वाक़या जो वो अपने पास लेकर चले गए थे, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था ना। उसकी तो उन्होंने कभी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दी थी ना, कि मतलब नहीं, नहीं, वो वो उनको तो क्यों इजाज़त लेके से ही गए? हुआ था फ़रहीन, हम अल-रहीक़ुल मख़तूम में भी पढ़ेंगे, वो तो इजाज़त से हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी और वो तो एक बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट, वो नाफ़रमानी तो कर ही नहीं सकते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
तो ये तो मतलब इसको सीरा से भी हाँ साबित है ये बात कि परमिशन के साथ ही वो अपने कजन को वापस लेके आए थे। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो गवर्नरी दी तो उसमें तो पीछे उसके पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अपने आप को जस्टिफाई किया है, उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, उनपे जो भी इल्जामात लगे उनको उन्होंने मतलब क्लियर हुए ओपन कोर्ट में। अगर कोई इंसान अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वाकई पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं हाजी उस्मान सही कह रहे हैं, तो ये बहुत हम्म। बड़ी कामयाबी होती है। अच्छा, क्योंकि मैं उलमा का ही बता रही हूँ कि कुछ कहते कि उनकी पर्सनालिटी का एक ये वीक एस्पेक्ट था, जो वही वाली जो मेरे जहन में फिलहाल तो एक ही वाकया आ रहा है कि जो है वही जो ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन सबको कत्ल कर देना है, लेकिन वो अपने घर पे उन्होंने उनको पनाह दे दी थी। उसके बाद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए थे ना, तो उस वक्त मतलब कि ये ऑर्डर्स तो यही पनाह थे की ना तो नबी पाक। इजाजत दी गई थी। दूसरा ये कि पनाह तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो के घर में भी दी गई थी। तो 6 लोगों को माफ कर दिया गया था। 9 लोग थे जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस करवा दिया था कि ये भले ही काबे की दीवार से क्यों ना लटक जाएं, इनको कत्ल कर देना। उन 9 में से 6 को माफ भी कर दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सिर्फ एक नहीं थे, हजरत उस्मान को हाईलाइट किया जाता है क्योंकि हम्म बेसिकली वही बात है कि हम जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख के उसे उभारते हैं तो बहुत सारे लोग भूलने आ जाते हैं। तो कुछ चीजें जब हमारे पास ये मौजूद है, एग्जाम्पल सिर्फ एक शख्स को तो नहीं माफ करा था ना, 6 लोग थे, उन हम्म 6 लोगों हम्म को माफ किया था 9 में से। तो फिर हम्म। बाकी 5 कहाँ गए? सिर्फ एक ही को क्यों उभारा जाता है? तो नहीं नहीं, वो बाकियों को मतलब भी इस पे फिर डेफिनेटली, छोड़ क्योंकि देना अभी चाहिए। अंडर डिस्कशन हजरत उस्मान है ना, इसलिए उनकी बात हो रही है ना। अभी बाकियों पे भी जाहिर है डिस्कशन किया जाए तो हम लोग वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली बात exactly, जो हो रही लेकिन है ना हजरत उस्मान कहीं के देखिए दौर में गड़बड़े वो हुई थी ना थोड़ी सी, मतलब जाहिर है नहीं, वो गड़बड़े तो हम कह डेलिबरेटली। रहे हैं ना, बेसिकली हम कुछ चीजों को पढ़ के गड़बड़ कह रहे हैं, क्या पता वो अल्लाह के नजदीक गड़बड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम इंसान हाँ से कर दिए जाते डेफिनेटली, हैं, वो तो अल्लाह की मासूमात इंसान से कराए जाते हैं क्योंकि अल्लाह की हिकमत इसमें मौजूद होती है। जैसे कि अकल पे पर्दे पड़ जाना, हमारे साथ ये हम्म होता है कि हम बाज़-औक़ात कुछ नहीं करना चाहते लेकिन हम वो कर जाते हैं और उसका फिर खमियाजा हम भुगतते हैं। हम्म तो वो काम हमसे हो जाता है, हम जानते हैं कि सामने कुआँ हम्म है, लेकिन हम फिर भी चलते जाते हैं, हम्म तो कुएँ में तो गिरेंगे, हम्म राइट? तो ये अकल पे पर्दे पड़ जाने वाली बात होती है। तो कुछ काम ऐसे हुए क्योंकि ये सारे वाक़यात जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक लेसन है, हम्म जो कि हमें पकड़ना है कि हाँ जी, हम कहाँ अगर गलती करेंगे तो हम ये उसका हमारे पर रिज़ल्ट निकलेगा जो नेगेटिव या पॉज़िटिव जो भी होगा। तो सही ये सही। हमारी सीख के लिए है। लेकिन एब्सोल्युटली। वही बात आ जाती है कि हमने सिर्फ सीखना है, क्योंकि जितना हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं फिर कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं चीजें और फिर दूसरी साइड पे जा सकती है। वही ये डॉक्टर इस्रार अहमद की बात कोट करूंगी कि कहीं हम मोमिन को काफिर ना कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल, ये तो खैर हद ही हो गई नहीं, आएगी। हाँ, अच्छा एक मिनट सीखना प्लीज प्लीज, एक मिनट सब सीखना लोग। चाहिए लेकिन हम सीखते कहाँ हैं? कभी कोई सीख हम्म रहा है? हम सारी चीजें पढ़ते हैं और पिछली जो बात गुजर गई है ना, उसी पे हम लोग सब बहसा बहसी करते रहते हैं। फला ने ये किया था, फला ने वो किया, उस वक्त क्या हालात थे, किस उस पे किसने कैसे किया, और हकीकत में हम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इस पे सारे हम्म लोग अपनी अपनी राय रख के और सिर्फ हिस्ट्री बना रहे हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह इमरान खान को जेल में डाला है, सबको पता है वो हक पे है, लेकिन इतने सारे लोग, इतने जितने चोर डाकू सब मिले हुए हैं, कोई नहीं हरा पा रहा। उसको मारने के लिए इतनी कोशिश की, सब किया, मरा नहीं वो अभी तक भी, और लेकिन उसके पीछे उसको जेल में डाल के सब कर रहे हैं, लेकिन हक पे अभी वक्त पे कोई नहीं खड़ा है। बाद में हाँ यही चीज हिस्ट्री पे लिखी जाएगी और लोग बैठ के हिस्ट्री पढ़ेंगे और अपनी अपनी राय राय हर एक अच्छा, अपनी अपनी राय बोलता रहेगा, ये किया हाँ था तो वो किया जी था जी। तो वो। तो चलिए, ये अच्छा हिस्ट्री मेरे बस ख्याल बन हमारे जाती है, फालतू डिस्कशन इस पे, बस और कुछ नहीं। जी सिस्टर रूप, आप कुछ कह रही थी, आप प्रेजेंट किया, आप बताइएगा क्या कह रही जी थी आप। फरहीन, मैं 3 पॉइंट्स देना चाहती हूँ, ठीक है। नंबर हम्म 1 ये कि जो बात हो रही थी कि हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो के टाइम पे थोड़ी सी नरमी की बात की जाती है, या वो हमने सारा वो पढ़ा भी है, हम्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज। तो उस पे मुझे याद आ रहा था कि हमने मौलाना मौदूदी की बुक खिलाफत व मलूकियत में पढ़ा था कि हजरत अली जब हजरत उस्मान के पास गए थे और उन्होंने उनके सामने ये सारे एतराजात रखे थे, तो उनमें से एक उन्होंने ये कहा था कि हजरत मुआविया रज़ी ताला अन्हु की जो गवर्नरी है वो बहुत लंबी हो गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो हम्म हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने ये कहा था कि उन्हें गवर्नर तो हजरत उमर ने बनाया था, तो मैंने तो नहीं बनाया उन्हें, मैंने तो सिर्फ वो कंटिन्यू की, तो ये तो हजरत उमर का फैसला था। तो उसके जवाब में हजरत अली ने ये कहा था कि हजरत मुआविया हजरत उमर से उतना डरते हैं जितना उनका हजरत उमर का अपना गुलाम भी उनसे नहीं डरता।
तो वो जो आप लोग बात कर रहे थे हजरत उमर की सख्ती और उनका वो एक फैक्ट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे जो बात है वो ये कि उसी बात में क्या करने लगी थी, अच्छा सेकंड पॉइंट भूल गई, थर्ड पॉइंट पे आती हूँ। थर्ड पॉइंट ये कि जो हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो इख्तलाफात रहे और जो जंग हुई और ये सारा, मैं उससे सिर्फ एक लेसन लेती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मुसलमानों के दरमियान जब एक उम्मत जो है वो बढ़ती है नंबर में भी और एक्सपेंशन जियोग्राफिकली भी होती है, तो इट इज इम्पॉसिबल और एक जो है ना वो एक विशफुल थिंकिंग होगी कि आपस में इख्तलाफात नहीं होंगे, हमेशा मुत्तहिद रहेंगे, किसी भी दो लोगों के दरमियान, स्ट्रॉन्ग लोगों के दरमियान इख्तलाफ नहीं होगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इससे ये एक नमूना है, मेरा मतलब है ये तो जो है ना स्कूलों में सिखाना पढ़ानी चाहिए जंग सिफ़ीन और इसके आगे पीछे के वाकयात, कि किस तरह इख्तलाफ करना है, कि जब दो मुसलमान आपस में जंग भी कर रहे हैं तो वो किस तरह से जंग करें कि एक दूसरे की जनाजे भी पढ़ा रहे हैं। तो ये इख्तलाफ करना हमें सिखाया गया इससे, और ये बहुत ही खूबसूरत है मेरे ख्याल से। और इसमें ऑल दीज कंट्रोवर्सीज असाइड, इससे तो ये मुझे तो ये नतीजा मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी जबरदस्त तो लेसन बहुत एक है। ज़ईफ हदीस कैप्शन है, है। इख्तिलाफ अल-उम्मा रहमा। एक उसको कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं सही हदीस है, कुछ कहते हैं ज़ईफ, कि उम्मत के दरमियान का इख्तिलाफात जो है ये रहमत है, रहमत। तो इख्तिलाफात अल-उम्मा रहमा, ये है एक हदीस के अल्फाज। अच्छा, ओके जी। और रेज हैंड किसने किया हुआ है, अच्छा आप लोग अनम्यूट फरहीन, करें। मुझे बड़ी एक चीज मैं सेकंड करूंगी, इन्होंने जो अभी बात की अरूबा ने शायद, तो एक और क्योंकि लेकिन जो स्कूल की बात है ना, तो स्कूल की एक बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर जो ओ लेवल्स का पेपर हुआ था, ए लेवल्स का सॉरी, उसमें जंग सफीन के बारे में सवाल आ गया था। अच्छा। और बाहर आके बच्चे जो हैं हाथ पैर उनके फूले हुए थे कि जंगों के बारे में पूछ लिया है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें स्कूल में नहीं बताया गया, ना हमने पढ़ा, और आज तक ऐसा कोई सवाल तो आया ही नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि ये बेसिक्स हैं जो कि एक मुस्लिम बच्चे को उसकी टीन एज में आनी चाहिए। और हाँ हमारे क्या, यहाँ अगर कोई, जी जी, हाँ इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि अब ये मुझे पता नहीं कि अब आजकल के ज़माने में ए लेवल में भी इस्लामियात का पेपर हो रहा है कि नहीं। ओ लेवल का इस्लामियात का पेपर तो मैंने खुद दिया हुआ है, नहीं मेनी फिर मेनी ओ इयर्स लेवल्स बैक। का होगा, मैं कंफ्यूज तो हो गई आई कैन होंगी। अश्योर यू कि इट जज़ाकल्लाह जो फॉर कोर्स करेक्टिंग मी। जो कोर्स है ना इस्लामियात का, अब वो उस पर डिस्कशन पड़ जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कंपेयर टू जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का, जो इस्लामियात का हमने कोर्स पढ़ा था ना, उसमें हमने रहीकुल मखतूम से भी चीजें पढ़ी थी। आई थिंक इट अच्छा डिपेंड्स ऑन नहीं, द आजकल टीचर। नहीं है और लिटरली, क्योंकि मेरा भतीजा जो है वो कर रहा है ना, ओ लेवल्स में आ गया माशाल्लाह से। तो बहुत सारी चीजें, और स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ा रहे सीरियसली। ये हम प्राइवेट कोचिंग जो लेते हैं ना, उसमें तो फिर भी वो पढ़ा रहे, प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का पेपर आता है। अब जो बुक्स ये फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बच्चों को कुछ भी दीनी तालीम, इस्लामिक स्टडीज प्रॉपर तरीके से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। और हमारी अपनी भी वीकनेसेस हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स में बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर कोई चीज ऐड हो जाए इस्लामियत को लेकर, तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, तो बड़ा टफ है, हमारा बच्चा इतना कुछ पढ़ रहा है, आप ये भी ऐड करें, कि बच्चा कैसे करेगा। अगर कोई सूरा ही याद कराई जाए, दे दी जाए, अच्छा जी उसका एग्जाम होगा, तो पेरेंट्स जाके पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। सॉरी, मतलब हमारी मेजोरिटी पेरेंट्स का बहुत बुरा हाल है इस मामले में। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि हम किस सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे भी यहाँ पे मैं बड़ी यही कहूंगी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि थी बिल्कुल, जब मैट्रिक में हम लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे भाई ने ओ लेवल्स किया था और वो ये चीजें पढ़ रहा था, तो मैंने उसी की बुक से ये चीजें पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, जी जब ये मतलब मुझे ये इसका लास्ट एक्सपोजर मेरा लास्ट ईयर, उसकी बुक से हुआ। जी ये लास्ट से लास्ट ईयर इट वाज एन अलार्मिंग फॉर मी आल्सो, कि उसको, मुझे इतना हर्ट हुई ये बात, और मुझे क्लिक किया कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को रिलीजियसली एजुकेट करना है। तो कुछ भी मुझे कहीं से भी मौका मिलता है तो मैं बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ। मैंने लिटरली अपनी जो बच्चों की लाइब्रेरी बनी हुई है घर में, उसमें मैंने फैंटेसी स्टोरीज खत्म कर दी हैं। मेरे घर में सिर्फ रिलीजियस बच्चों के लेवल की बुक्स मिलेंगी। अब मेरे बच्चे उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि फैंटेसीज में हमें जो सिखा रहे हैं, बचपन से ही बच्चों का माइंड सेट कर दिया जाता है कि बेटा ये आपने फैंटेसी प्रिंसेस
और लड़कियां जो हैं वो बहुत बोल्ड हैं, वो रात में भी बाहर निकल सकती हैं, अकेले इधर उधर जा सकती हैं। लड़के जो हैं वो हाँ कुछ भी करें, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो ओके आप फैंटेसी से निकालें और रियलिटी, हमारे हीरोज ये हैं और इनके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं। आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कारनामा ले लेना कि गजा खैबर में अपने हाथ से उन्होंने किले का दरवाजा उखाड़ लिया था जब उनकी शील्ड गिर गई थी लड़ते हुए। उसके बाद अगले दिन जब उसे पलटाना चाहा है तो 8 लोग भी उसे नहीं पलटा पाए थे। तो क्या उनका लेवल होगा उस वक्त, जज्बा क्या होगा कि एक हाथ से उन्होंने उखाड़ लिया उस किले का दरवाजा। मैं कहा हमारे हीरोज ये हैं, हमारे हीरोज ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बचपन से। लव तो हमें स्टोरीज अपने और बच्चों वो को ये सब ना। पढ़ाना है। हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा इसको ना कंटिन्यू कर लेते हैं, चलो ग्रुप पे कर लेंगे। अच्छा एक चीज ना जो मेरे जहन में सवाल था, मैं वो यहाँ थ्रो कर देती हूँ, ठीक है? फिर इस पे कल कंटिन्यू कर लेंगे कि जो बात हो रही थी ना कि खिलाफत वहां से खत्म होके फिर मुल्कियत में तब्दील हुई, दो हुक्मरान अलग अलग हो गए। अब जो बात होती है ना, जो मुझे सुनने में आती है, मुझे इस पे ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, वो खैर कल ही कंटिन्यू करेंगे कि अब दोबारा से खिलाफत आनी जरूरी है। बात ये हो रही होती है ना, तो इस पर आप लोग के जो भी है, आप लोगों की जो भी नॉलेज है और आप लोग को लगता है कि वाकई ऐसा होना लाजमी है, उसके बगैर नहीं हो सकता, उम्मत एक नहीं हो सकती और सारी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, इनकलाब नहीं आ सकता। तो इस पे कल इंशाल्लाह थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे, आप लोग की जो भी नॉलेज है ना, तो कल थोड़ा उस पे डिस्कशन करके फिर आगे रीडिंग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ये सवाल आज पूछना था लेकिन अब टाइम क्योंकि एंड हो गया है ना, ठीक है? तो कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।